नमस्कार। जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलकांत। साथियों, हमने जो आपको बताया था कि हम किसी नए फॉर्मेट पर काम कर रहे हैं। इसमें आप अपने सवाल पूछ सकते हैं और अपनी सीट के बारे में एनालिसिस भी कर सकते हैं। अपने बारे में ये बता सकते हैं कि आपकी सीट पर कौन आगे है, या किन दो लोगों के बीच में या किन तीन लोगों के बीच में आपकी नज़र में फाइट जा रही है, या किसका पलड़ा आपको भारी लगता है। ये कमेंट सेक्शन में आप देंगे तो हम आपको उसमें शामिल करने की कोशिश करेंगे। साथियों, चुनाव अब पलटा खा चुका है। जैसा कि विनोद जी कहते हैं, चुनाव 3-4 पलटे खाता है और 1-2 पलटे उसके खाए जा चुके हैं। चीजें फर्म अप हो रही हैं, कैंडिडेट्स फर्म अप हो गए हैं। जिनको पार्टियों ने निकालना था निकाल दिया है, जिनको साइडलाइन करना था कर दिया है। अब आज की तारीख में क्या स्थिति बन रही है और आगे क्या स्थिति हो सकती है। आगे फिर पलटा खाएगा चुनाव। कई जगह खा सकता है, कई जगह नहीं भी खा सकता है किसी सीट पर। तो आज हम एक बार फिर रिव्यू करेंगे कि लोकसभा सीटों में क्या स्थिति बन रही है। और ऊपर से शुरू करेंगे हम अंबाला लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से और चलेंगे सीधे विनोद जी के पास। विनोद जी, क्या स्थिति बन रही है अंबाला लोकसभा लोकसभा सीट पर? देखिए, अंबाला और सिरसा पार्लियामेंट को जो हम 10 दिन से आंक रहे थे वो स्टैंड स्टिल है, लेकिन जो बड़े चेंजेज आ रहे हैं, इसको मैं कहूंगा कि तीसरा पलटा लग रहा है। बड़े चेंजेज आ रहे हैं मध्य हरियाणा में। मध्य हरियाणा में हम थोड़ा पार्लियामेंट वाइज भी बोल सकते हैं। हिसार, रोहतक, सोनीपत और भिवानी जिला के कुछ हिस्से, इनमें सीटों में बड़ा उथल पुथल हो रहा है। और मैं तो, जो लोग चुनाव को आंकने के शौकीन हैं और जो लोग चुनाव को बहुत अच्छे से देखने के शौकीन हैं, मैं तो उनको कहूंगा कि एक बार मध्य हरियाणा में जाके चुनाव देखो। उचाना में क्या हो रहा है, जुलाना में क्या हो रहा है, बरवाला में क्या हो रहा है, हांसी में क्या हो रहा है, नलवा में क्या हो रहा है। मध्य हरियाणा में मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव पूरा तन गया है और कंसोलिडेशन शुरू हो गया है। ओबीसी एक तरफ हो गया है और उसने अपने आप को खुद ही आइडेंटिफाई कर लिया है कि मैं ओबीसी हूं, इसलिए मैं बीजेपी के साथ हूं। नॉन ओबीसी में जो बड़ी कम्युनिटी आती है, उन्हें भी अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया है कि भी मेरा जो कम्युनिटी है इस बार ज्यादा कांग्रेस के साथ है। तो ये जो तस्वीर, बाकी मुद्दे सारे गौण होके ये जो जाति आधारित चुनाव तना है वो मध्य हरियाणा में तना है। बाकी पूरे हरियाणा में कहीं और मुद्दे हैं, कोई कुछ और मुद्दा है, लेकिन ये वाला जो एरिया है ये पूरा तन गया है। जैसे उचाना में बीजेपी ने देवेंद्र अत्री को टिकट दिया था और वहां के दो बड़े चौधरी हैं, दुष्यंत चौटाला और चौधरी बरिंदर सिंह के बेटे ब्रिजेंद्र सिंह। ऐसा माना जाता था कि चुनाव इन दोनों के बीच में होगा, लेकिन वहां चुनाव 5 आदमियों के बीच में हो गया है। दुष्यंत चौटाला, ब्रिजेंद्र सिंह, वीरेंद्र गोगड़िया और एक और उम्मीदवार है, उनका आखिरी नाम, हाँ, विकास काला और देवेंद्र अत्री। ये 5 उम्मीदवारों में हो गया है। ये बहुत तगड़े वाली मल्टी कॉर्नर हो गई है। जुलाना में विनेश फोगाट को एक नंबर पे माना जाता था, वहां चुनाव मतलब बहुत करीब आता जा रहा है, धीरे धीरे 5 और 7 और 8 हजार के बीच आ गया है। तो वहां भी बड़ा उथल पुथल है। हांसी कांग्रेस की बिल्कुल क्लियर मानी जा रही थी, अब भी कांग्रेस को एज माना जा रहा है, लेकिन चुनाव वहां भी तन गया है और चुनाव बरवाला में भी तन गया है। एक चेंजेस कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट में भी आया है कि पुंडरी में जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है रणधीर सिंह गोलन, उन्होंने कांग्रेस के कैंडिडेट को समर्थन कर दिया है बीच चुनाव में। अभी 2 तारीख तक और मीटिंगें होगी, जब चौथा पलटा लगेगा तो 1-2 लोग और भी हैं जो समर्थन करने के नजदीक है। हाँ, कि फिराक में नहीं, वो नजदीक है। नेगोशिएशन चलती रहती है, नेगोशिएशन चल रही है, हर पार्टी कोशिश कर रही है, कांग्रेस भी कोशिश कर रही है। चुनाव पुंडरी में चुनाव पहले ऐसे माना जाता था कि भी इंडिपेंडेंट निकालेगा। अब गोलन के समर्थन के बाद थोड़ी सी संभावना ये बन गई है कि हो सकता है कि इस बार पुंडरी वाले जो है वो इंडिपेंडेंट जिताने की परंपरा छोड़ दें और कांग्रेस जीत जाए। हालांकि
एक्शन का एक रिएक्शन होता है। अगर वो गोलन उनके साथ, कांग्रेस के साथ गए हैं, तो कुछ दूसरे लोग भी भाड़ा के साथ भी इकट्ठे हुए हैं, तो चुनाव वहां भी जी तना हुआ है। पर फिर भी एक एडवांटेज तो जाता ही है। एक सिटिंग एमएलए, जी निवर्तमान एमएलए कह सकते हो, विधानसभा भंग हो गई, निवर्तमान एमएलए अगर बीच चुनाव छोड़ के कांग्रेस की तरफ जाता है तो अच्छे साइन जाते हैं। जी कांग्रेस के साथ जो समस्या थोड़ी खड़ी हो गई है, एक तो इस हार पार्लियामेंट में काफी हलचल है। जहां जी कांग्रेस पहले मैं उसको 7 की कैटेगरी में रखता था, अब वो 7 की कैटेगरी में नहीं आ रही है। सिरसा को आज भी मैं 6 की कैटेगरी में रखता हूं, लेकिन हिसार जी अब 6+ की कैटेगरी में नहीं आ रही है, वो नीचे जा सकती है। कितनी नीचे जी जाएगी कह नहीं सकते। रोहतक जी में बिल्कुल चैलेंज नहीं माना जाता था, जी लेकिन रोहतक शहर में भी, ये मेरे सर्वे के आधार पे है, जो आवाज आ रही थी वो ऐसे आ रही थी कि जैसे बीजेपी यहाँ बैडली 10, 15, 20 हजार से हार रही है। जी लेकिन जब जब सर्वे आया तो उसमें इतना रेशो नहीं था, मार्जिनली 2% का फर्क था कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। और जी 17% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा जी हमने डिसाइड ही नहीं किया किसको वोट देंगे, यानी जी हमें ये दोनों पसंद नहीं है। कुल मिला के अन्य पे हाथ रखा तो हमें ये दोनों पसंद नहीं है। अब वो सत्रह जी परसेंट तो बहुत बड़ा शेयर होता है, जबकि रोहतक में कोई और ज्यादा कैंडिडेट भी नहीं है। या तो कोई बड़ा जी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट खड़ा होता तो हम मान लेते हैं कि अन्य का वोट उसको गया है। कोई स्ट्रॉन्ग जी इंडिपेंडेंट भी नहीं है, लगभग लगभग जी सीधा मुकाबला है। तो ये जो जी 17% लोग हैं वो रोहतक में चुनाव को बदल रहे हैं। जी बहादुरगढ़ में चुनाव की तस्वीर काफी बदली हुई है। जी बादली में बादली में जो एकदम एक तरफा मानी जा रही थी, वहां अब कांग्रेस भी मानती है कि हमको ये चुनाव संभालना पड़ेगा, क्योंकि जी ओम प्रकाश धनखड़ वहां अच्छा कर रहे हैं और एक गुलिया खाप का उम्मीदवार है। उसका पता जी लगेगा कि वो 2 तारीख 3 तारीख तक चुनाव मैदान में डटता है या पीछे हटता है। जैसे मैंने कहा था ना, कुछ लोगों की नेगोशिएशन जी चल रही है। तो जी हालांकि कोई उसकी तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है, लोग क्यास लगा जी रहे हैं कि शायद उसको भूपेंद्र सिंह हुड्डा मना लेंगे, तो बादली का जी चुनाव हुड्डा जी अपनी फेवर में ला सकते हैं। लेकिन जी लेकिन अगर वो नहीं बैठता और जिस तरह से धनखड़ डेंट कर रहे हैं गुलिया खाप में, फिर ये चुनाव जी बादली का भी टाइट हो जाएगा। जी गीता बुक्कल को पहली दफा विरोध का फाइट करनी सामना पड़ी। करना पड़ रहा है। इतने चुनाव जीत चुकी है वो, लेकिन जी वो टेकन फॉर गारंटीड वाली स्थिति जब हो जाती है किसी कैंडिडेट के साथ कि ये तो दीपेंद्र हुड्डा यहाँ से 40-50 हजार से जीते, हुड्डा साहब अपने आप संभाल लेंगे, तो ये जी दिक्कत भी हो जाती है। और एक दिक्कत नए लोगों को हो भी रही है कि यार ये जी 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 बार एक ही आदमी आ रहा है, जीत रहा है, 5 साल एमएलए जी रहता है, फिर अगली बार, फिर अगली बार, तो हमारा जी नंबर कब आएगा। तो सिटिंग जी गेटिंग का भी थोड़ा थोड़ा विरोध है। हालांकि इस बेल्ट में जी दो दो कारणों से वो मजबूत हैं। एक तो उनका जी प्रभाव है, दूसरा अब जी तक कांग्रेस ने एक चीज को अभी तक बरकरार रखा हुआ है कि हमारी जी सरकार आ रही है, इसलिए जी उनको कुछ सर्टन परसेंटेज का एडवांटेज है। पर मैं फिर जी कह रहा हूं कि पिछले 2-3 दिन में जिस तरह से उभार आ रहा है चुनाव में, और बीजेपी भी जी वापिस लौटती हुई नजर आ रही है, विशेषकर जाट बेल्ट में बीजेपी काफी मुकाबला देती हुई नजर आ रही है। हालांकि जी अंबाला जैसी नॉन जाट बेल्ट में उसे काफी सीटों पे थ्रेट है। आपने अंबाला जी से ओपनिंग की थी, जी अंबाला में आज भी बीजेपी 5-6 सीटों पे थ्रेट झेल रही है, जी कुरुक्षेत्र में भी थ्रेट झेल रही है। पर जी मध्य हरियाणा का अगर थोड़ा सा भी अंदाजा देखें, और यही असर अगर कुरुक्षेत्र में भी हो गया कि जी ओबीसी कंसोलिडेशन हो गया, तो जी जो हम सोच रहे हैं फिर वो वैसा नहीं होगा, फिर फर्क पड़ेगा। जी जी प्रेम जी के पास चलते हैं। प्रेम जी, जैसा विनोद जी ने कहा कि चुनाव कहीं ना कहीं अपना रंग बदल रहा है, खासतौर से जो मध्य हरियाणा की 4 सीटें हैं, 4 से 5 लोकसभा सीटें हैं, 4.5 सीटें कहेंगे उनको, सोनीपत, रोहतक, हिसार, सिरसा और आधी सीट भिवानी की, जो जाट बेल्ट की सीटें हैं मुख्य तौर पर जिन्हें कहा जाता है, वहाँ हवा का रंग बदल रहा है, कमल जी, चुनावी रंग। मेरे आप क्या कहेंगे? साथ मैं किसी बाजार में हूँ और नेटवर्क इशू है बहुत ज्यादा। मैं मैं पूरे आपका ना तो सवाल सुन पाया और ना ही यहाँ नेटवर्क मुझे सपोर्ट कर रहा है।
मैं जी, कोशिश कर रहा हूँ तो कहीं पहले अमित जी के ठीक ठाक पास जगह मुझे मिल जाए। चलते हैं। हाँ, आप एक बार कोशिश कीजिए, तब तक अमित जी से पूछ लेते हैं। अमित जी, जो विनोद जी ने कहा उस पर आपका क्या जी कहना है? जो जी उन्होंने आंकड़े दिए उस पर क्या कहना है आपका? जी बिल्कुल, जो है मतलब जो अगर हम हिसार पार्लियामेंट की मैंने बात करें, मैंने ये हिसार कहा कि पार्लियामेंट मेरे में पास चुना नेटवर्क प्रॉब्लम है और मैं प्रेम जी, हम अभी कहीं अभी बाजार अमित में जी से था। पूछ रहे हैं, तब आप तब तक नेटवर्क का इश्यू रिजॉल्व कर लीजिए। अभी अमित जी जवाब दे रहे हैं, उसके बाद आपके पास आते हैं। नहीं नहीं, मेरे साइड पे एक वीआईपी कार्यक्रम चल रहा है, उसमें जैमर लगे हुए हैं, उसके कारण थोड़ा सा अच्छा, दिक्कत आ रही है। नहीं अभी तो हमको ठीक जी आवाज आ रही है। आप ही बताएं, विनोद जी ने ये कहा कि जो मध्य हरियाणा की 4.5 सीटें हैं, रोहतक, सोनीपत, हिसार, सिरसा देखिए, और आधा भिवानी, मैं उनमें हवा मैं बदल विनोद रही जी है। की बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। विनोद जी ने शुरू से ये बात कही थी, हम बार बार ये बात कह रहे थे कि कहीं ना कहीं चुनाव पलटियां मारता है, और वो पलटियां शुरू हो गई हैं। पलटियां किसके जी पक्ष में है, किसके विरुद्ध है, इस बात का अंदाजा हरियाणा की जनता आराम से लगा रही है, मैं समझता हूँ। हेलो। जी जी, आज बोलिए आप। आज जो स्थिति है, जिन 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 सीटों का उन्होंने जिक्र किया है, मैं समझता हूँ कि जी कहीं ना कहीं जो लगता था कि बहुत बड़ी जीत के करीब है वो लोग, वो कहीं ना कहीं आज संघर्ष में है, कड़े संघर्ष में है। और केवल एक भाग की बात नहीं है। जी, प्रेम जी, आपकी आवाज जो है वो चली गई है। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप कहीं आसपास नेटवर्क का एरिया ढूंढ जी लें। तब तक हम अमित जी की राय ले जी लेते हैं। तब मैं पहले आप मैं नेटवर्क का आपको एरिया एक बार ले लें। जी कमल जी, जी जी कमल जी सुन जी, पा रहे हैं बोलिए। आप? हाँ जी, मैं ये सुन कह पा रहा रहा था हूँ। कि मैं विनोद जी की बात से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। उन्होंने बार बार ये बात जी कही थी जब हमने ये शुरुआत की थी कि चुनाव में 2-3 पलटियां लगती ही लगती हैं, और वो पलटियां जी लगते लगते अब उस स्थिति में पहुंच चुके हैं, प्रत्याशी भी और पार्टियां भी, कि उन्होंने अब माइक्रो लेवल पे जाकर के उसका अध्ययन शुरू कर दिया कि कहाँ मार्जिन घटाया जा सकता है, कहाँ मार्जिन को पाटा जा सकता है, कहाँ सीट को जो बहुत किनारे पे खड़ी है उसको पार लगाया जा सकता है। और ऐसी स्थिति लगभग लगभग 20 स्थानों पे है कम से कम हरियाणा में। जी कब क्या हो जाए इस बात का अंदाजा, अभी उन्होंने कहा कि जातीय आधार पर समीकरण बनते बिगड़ते हैं, और जात के अंदर भी अगर उपजातियों को देखेंगे, गोत्र को देखेंगे, तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आज जिन सीटों का उन्होंने जिक्र किया, वो सीटें बहुत महत्वपूर्ण है। कोई कहता था कि टिकट हवाई जहाज से आ गई, टिकट हेलीकॉप्टर से आ गई, आज कड़े संघर्ष में है। कोई बहुत सेलिब्रिटी कैंडिडेट अगर ये मान के चल रहा था कि 17,000 की लीड हो सकती है, 50,000 की लीड हो सकती है, आज वो कहीं ना कहीं 10-15 की बात उनके समर्थक ही करने लगे हैं। विरोधी तो कहते हैं कि 5-4 का ही मार्जिन है। तो मैं समझता हूँ कि एक जिक्र किया इन्होंने उचाना का, खास तौर से उचाना को भी हॉट सीट या वीआईपी सीट माना जाता है चौधरी वीरेंद्र सिंह के कारण। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी अकेले नहीं है। 4.5 साल इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला उसी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे आज तक, वो भी वहां से प्रत्याशी हैं अपनी पार्टी से। मैं समझता हूँ कि इस बार दोनों दिग्गज कहीं ना कहीं जनता की नाराजगी झेल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार एक समझदारी वहाँ ये की कि ब्राह्मण समाज का एक युवा ऐसा ढूंढ के ले आए जिसके विरुद्ध कहने को कुछ नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जो आज भी आपने देखा होगा, कुछ नेताओं को कांग्रेस से निष्कासित किया गया है, उस सूची जी में एक नाम छोड़ दिया गया है। आप जी उस सूची को ध्यान से पढ़ें। वीरेंद्र गोगड़िया को पार्टी से निष्कासन उनका नहीं हुआ है, जी जबकि एक और जो प्रत्याशी थे संडील गांव के, उनको निकाला है। जी इसी तरह से जींद की सीट पे प्रदीप गिल को तो निकाल दिया, पर उनके जी साथ वाली सीट पे आप देखेंगे बहुत खेल है। जो लोग जी टिकट के दावेदार थे, सबसे ज्यादा दावेदारी कहीं अगर थी नीलोखेड़ी में थी, और उसके बाद जुलाना में थी। जी जुलाना के 86 प्रत्याशियों में से 1-2 को छोड़ के बाकी कोई भी विनेश फोगाट के चुनाव अभियान का हिस्सा नहीं है अभी तक। तो जी कांग्रेस उनको मनाने का काम कर रही है, या ये रिस्क ले लिया कि ठीक है इनको साफ होने दो, जो होगा देखा जाएगा। तो उनको मनाने का भी प्रयास, शायद गंभीर प्रयास पार्टी की तरफ से नहीं किया जा रहा।
और दूसरा उनके जी साथ क्या हुआ कि उनको स्टार प्रचारक बना दिया, उनको अपने विधानसभा क्षेत्र से बाहर भी प्रचार का जिम्मा सौंप दिया। मैं समझता हूँ कि पहली बार चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को या उस नेत्री को दूसरी जगह पे ले जाना बहुत खतरनाक सिद्ध हो सकता है। और जिन जिन क्षेत्रों में वो जा रही हैं, महम में वो प्रचार के लिए गई, महम बिल्कुल साथ लगता है जुलाना के, और महम के जो विधायक है, निर्दलीय विधायक या उनकी अपनी पार्टी है, उनकी पत्नी जुलाना में प्रयास कर रही थी इस बार कि कोई गठबंधन होगा तो मेरी पत्नी वहां से लड़ेगी। तो एक जी अगर वो समीकरण बिगाड़ने पे आ जाएं तो बहुत कुछ हो सकता है। और बहुत सी ऐसी जी सीटें हैं, कोई एक सीट की बात नहीं है। मैंने कहा कि जी 20 के लगभग हरियाणा की ऐसी सीटें हैं जिन पे कभी कुछ भी हो सकता है। जी। विनोद जी कुछ कहना चाह रहे थे, विनोद जी आपकी राय। नहीं, मैं ये कह रहा था कि धीरे धीरे नीचे नीचे एक बात ये भी चल रही है कि जो पुराने नेता हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी वही चलते आ रहे हैं, वही जीतते आ रहे हैं, नीचे नीचे एक धारणा चल रही है कि भाई इनको बदलो। जी आदमपुर में पहली दफा भव्य बिश्नोई जो है वो नाराजगी फेस कर रहे हैं। जी आदमपुर में बड़े चुनाव हुए, ओम प्रकाश चौटाला ने आदमपुर सीट का डिलिमिटेशन ऐसे किया कि किसी तरह से यहां से भजनलाल या उनका परिवार हार जाए। लेकिन जी इतना बढ़िया अपने हक में डिलिमिटेशन करवाने के बाद भी वहां पे भजनलाल फैमिली को कोई हरा नहीं पाया, कोई चुनौती नहीं जी दे पाया। लेकिन जी इस बार उनको उनको भी चुनौती मिल रही है। पर धारणा जी ये है कि अंत में आके आदमपुर के लोग पूरा नाराजगी वराजगी दिखाने के बाद फिर मान जाते हैं और वो वोट जाता भजनलाल परिवार को है। एक जी आदमपुर में समस्या ये हुई है कि भजनलाल परिवार को जितनी बार वोट आदमपुर के लोगों ने दिया वो हाथ के निशान पे दिया। अब 3 साल पहले या 2.5 साल पहले वो हाथ का निशान बदल के वहां भजनलाल परिवार के साथ फूल का निशान जुड़ गया। तो एक जी आदत जो पड़ी हुई थी हाथ पे बार बार मोहर लगाने की, वो आदत बदलने में भी थोड़ा सा जोर आ रहा है। जी पिछली बार जो बाई इलेक्शन हुआ उसमें तो इसलिए बढ़िया जीत हो गई, 14,000 की जीत अच्छी जीत होती है विधानसभा में, कि पूरी जी सरकार वहां जाके बैठ गई और जी सरकार ने धड़ाधड़ लोगों के काम किए। कुलदीप बिश्नोई बिश्नोई से जो नाराजगी थी भी आता नहीं, और उसकी कोई नाराजगी नहीं है, आता नहीं, मिलता कम है। जी अब वो करेक्शन करते नहीं करते अलग बात है, पर उस वक्त ये नाराजगी थी। लेकिन उस नाराजगी को ढक लिया था सरकार ने अपने तंत्र से और अपने जोर से। सरकार के पास बड़े अधिकार होते हैं, बड़ा फटाफट काम हुए थे उस वक्त। उस बाई इलेक्शन में लोगों को 24 घंटे में ट्रांसफार्मर मिल रहा था बिजली का, जो 6-6 महीने की जी वेटिंग में मिलता है। ट्यूबवेल जी कनेक्शन मिल रहे थे जो जी बहुत लंबी वेटिंग के बाद मिलते हैं। उस बाई इलेक्शन में जी सब कुछ जो मिला फटाफट मिला, और जी अपना कुलदीप बिश्नोई के बेटे जो है भव्य जी वहां से जीत के आ गए। इस बार जी उनको 2-3 जगह प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि एक बात मैं जी और भी अपने लोगों के दर्शकों के दिमाग में डाल दूं कि कई जगह जो प्रोटेस्ट है ना वो प्लांटेड है। जी 50-50, 100-100 लोगों के धड़े हैं जिनको प्लांट किया जी हुआ है कि भी आपने ये करके और वीडियो चलवानी है। अब और आप किसान लोग या मुद्दा जीवित रखना। हाँ किसी बहाने भी प्रोटेस्ट करना है, हम्म, लेकिन वो प्लांटेड है और उसका रिएक्शन होता है। जी उसका रिएक्शन होता है। मैं मिर्चपुर गांव के एक व्यक्ति को जानता हूं। जब मैं मिर्चपुर गया तो वो व्यक्ति जो है हरियाणा में बहुत बड़ा नेता बना हुआ था, आंदोलनकारी था। गांव वाले जी कहते हैं ये आंदोलन में ही रहे तो अच्छा, यहाँ आता है तो कबाड़ करता है, इसके पास साथ में 4 आदमी भी नहीं है। तो ऐसे लोग भी बहुत जी हैं जिनको न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए प्लांट किया गया है। तो वो वीडियो देख के कोई चुनाव का निचोड़ ना निकाले। चुनाव का निचोड़ निकालें अगर किसी को किसी सीट का निकालना है तो वहां के स्थानीय मुद्दे देख के निकालें, तब पता लगेगा जी कि जी चुनाव किस दिशा में जा रहा है। जी अमित जी के पास चलते हैं। अमित जी आपको क्या लगता है, जो बात शुरू में कही गई, विनोद जी ने शुरू की कि कुछ रंग बदल रहा है मौसम का, और 4 सीटों पर खास तौर से बदल रहा है, 4.5 सीटों पर, आपका क्या कहना है? कुछ कह रहे थे आप। जहाँ तक अब बात करें, जैसे हिसार पार्लियामेंट की बात करें, हिसार पार्लियामेंट में जो हाँसी है, हाँसी को एक तरफा माना जा रहा था बिल्कुल कि कांग्रेस जीत जाएगी। लेकिन जैसे टाइम बीतते बीजेपी भी वहाँ फाइट है, बीजेपी के विनोद जो है ना वह फाइट में आ रहे हैं। इस बार दूसरी सीट करे आदमपुर, आदमपुर सीट इस बार
माना गया था कि चंद्र प्रकाश जो थे वो कमजोर कैंडिडेट है जो है कांग्रेस के, लेकिन आज वो टक्कर दे रहे हैं जो है आदमपुर के अंदर। और तीसरी जो सीट मैं मानता हूँ बरवाला जो सीट है, बरवाला सीट बिल्कुल माना जाता है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, कि रणवीर गंगवा और घोडेला के बीच में, लेकिन जैसे संजना सात्रोड़ के अंदर मुकाबला जो है ट्रायंगुलर हो गया और वो आगे बढ़ भी रही है जो है संजना सात्रोड़, तो मतलब काफी ज्यादा टाइट हो गया है बरवाला के अंदर मुकाबला जो है। और हम बात करें जैसे रोहतक की, अगर बात करें कि एक बार जैसे लग रहा था कि महम सीट जो है भी इस बार हारेंगे और जो है बलराम दांगी जीत जाएंगे, लेकिन नहीं, इस बार वो भी टक्कर दे रहे हैं, बलराज कुंडू अच्छी टक्कर दे रहे हैं और साथ में राधा अहलावत भी जो है वो भी ठीक ठाक टक्कर दे रही है। हाँ जी, हाँ जी। और अब हम बात करें भिवानी जो है पार्लियामेंट की बात करें, भिवानी पार्लियामेंट में तो शाम की मैं बात करना चाहूंगा, तो शाम से माना जा रहा था कि श्रुति चौधरी बड़े आराम से जीत गई, लेकिन अब ऐसा नहीं दिखता है, मतलब कि वहां भी कुछ फाइट है, क्योंकि रणधीर पनिहार, मतलब मैं मानता हूं कि उतरने से जो है परमार के उतरने से बीजेपी के जो बागी है परमार, उनके उतरने से जो है तो सीट में जो है फाइट हो गई है, तो शाम सीट में भी जो है फाइट हो चुकी है। जी जी जी। तो ये हमने बात की उत्तर। जी जी विनोद जी, एक फतेहाबाद सीट का जिक्र करना मैं चूक गया था। फतेहाबाद में जब टिकट डिक्लेयर हुई दौलतपुरिया की, तो ये चुनाव वन ट्रैक लग रहा था, वन साइडेड। और उस वन साइडेड का कारण ये था कि जो भट्टू बेल्ट है, पहले जो भट्टू सीट हुआ करती थी, उसके आधे गांव मर्ज करके फतेहाबाद में डाले गए थे, कुछ आदमपुर में डाले गए थे, और कुछ गांव दड़बा कॉन्स्टिट्यूंसी तोड़ के जो एलनाबाद बनी, कुछ गांव उधर चले गए थे। फतेहाबाद में भट्टू के गांव डालने का मकसद केवल यही था कि जो फतेहाबाद सीट पंजाबी सीट के नाम से जानी जाती थी, उसको डाइल्यूट करना था, और फतेहाबाद के जो पंजाबी गांव थे वो रतिया में डाल दिए गए। वो एक सीट मैनेजमेंट था कि सीट पे कंट्रोल जो है वो पंजाबी कंट्रोल ना रहे, पंजाबी कम्युनिटी का कंट्रोल ना रहे, ये कंट्रोल जाट के हाथ में आ जाए। उसी कैलकुलेशन के आधार पे बलवान दौलतपुरिया को वन वे ट्रैफिक माना जाता था, और लोग कह रहे थे कि मार्जिन भी 15,000 से ऊपर होगा। लेकिन सुनैना चौटाला के आने से, और सुनैना चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल बसपा की उम्मीदवार हैं, और महिला नेताओं में वो चार्मिंग लीडर हैं, बोलती हैं यार, लोकदल उनको प्रमोट भी कर रहा है। आप देखोगे लोकदल सुनैना चौटाला को नैना चौटाला का विकल्प बनाने में लगा हुआ है। यानी दुष्यंत जी की मदर है जो, वो नैना चौटाला जजपा की लीडर है, तो सुनैना चौटाला को इनेलो इसलिए प्रमोट कर रही है ताकि नैना चौटाला का मुकाबला हो सके और उनके पास भी एक अच्छी लीडर हो। वो वहां से लड़ रही हैं, और उनको जो सपोर्ट मिल रहा है वो भट्टू बेल्ट से मिल रहा है। और पीली मंदोरी से जजपा ने भी एक उम्मीदवार दे दिया। पीली मंदोरी भी जाट डोमिनेटेड गांव है, बड़ा गांव है, वहां का उम्मीदवार आने से भी दौलतपुरिया को नुकसान है। अब होगा क्या कि अगर भट्टू बेल्ट में दौलतपुरिया को जो 15-20 हजार का मार्जिन मिलता था, वो मार्जिन घट गया, तो चुनाव फतेहाबाद आते आते टाइट हो जाएगा। और फतेहाबाद के ऊपर चले जाओ तो भूना बेल्ट शुरू हो जाती है, और उसके बाद बिश्नोई बेल्ट शुरू हो जाती है दांगड़ तक। बिश्नोई बेल्ट में दूड़ाराम चाहे झगड़ा करे, चाहे काम करे, चाहे ना करे, बिश्नोइयों ने वोट जो है, नोट और वोट दोनों दूड़ाराम को देने ही देने। और फतेहाबाद शहर का भी जो झुकाव है वो 21 पैसे दूड़ाराम की तरफ है और 19 पैसे दूसरों की तरफ है, कांग्रेस की तरफ भी है। इस बार कांग्रेस का वोट फतेहाबाद शहर में बड़ा है। जितना पहले कांग्रेस का वोट होता था उससे लगभग डबल हुआ है। तो फतेहाबाद में भी मार्जिन तो दूड़ाराम का कम रहेगा, लेकिन अगर भट्टू बेल्ट से बलवान दौलतपुरिया थोड़े कमजोर पड़ गए, यानी मार्जिन कम हुआ, तो चुनाव फतेहाबाद का भी टाइट हो जाएगा, जो आज से 10 दिन पहले टाइट नहीं था। जी, यहाँ पर एक चीज खास और देखने वाली भी है, विनोद जी ने वो बात बताई भी है, उसको मैं दूसरे शब्दों में रख देता हूँ। यहाँ पर बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं, मुख्य कैंडिडेट, वो ज्यादातर जाट समुदाय के हैं, और एक दूड़ाराम है जो बिश्नोई समुदाय के हैं, और इसका भी जो है वोट बंटवारा होके फर्क पड़ेगा। विनोद जी एक क्वेश्चन ले लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है। भूमन सिंह राजपूत का क्वेश्चन है कि विनोद जी, हरियाणा में ज्यादातर पत्रकार हर एक ट्यूब चैनल पर डिबेट शो में यही बताते हैं कि हरियाणा में एक तरफा माहौल है,
कांग्रेस का एक तरफा माहौल है, इस बात में कहां तक सच्चाई है, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कह रहे हैं। वैसे हमने इस बात को आज डिस्कस इसी बात को ही किया है, फिर भी एक बार इनको स्पष्ट रूप से जरा तो थोड़ा इनकी क्वेश्चन का जवाब देंगे तो इन्हें अच्छा लगेगा। देखो, अगर पेन हरियाणा, यानी पेन हरियाणा आपको इसको हिंदी में बोलेंगे तो पूरे हरियाणा में अगर एक तरफ से एक जैसा कांग्रेस का माहौल होता तो मैं कहता जरूर कि जो बाकी यूट्यूबर कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। इस बार हरियाणा में जो चुनाव है, वैसे भी कई बार होता है, इस बार भी चुनाव जो है वो रीजन वाइज हो रहा है। जैसे साउथ हरियाणा में 10 सीटें हैं बेशक, उसमें बीजेपी भारी है। सरसा पार्लियामेंट में कांग्रेस भारी है, और कांग्रेस को पहले पूरा का पूरा मैं तो ये भी मानता था कि हो सकता है कांग्रेस वहां पूरी तरह से स्वीप कर जाए, पर बीजेपी ने जैसे कमजोर कैंडिडेट देके इनेलो को वहां सपोर्ट किया तो इनेलो वहां जाग उठी। सिरसा पार्लियामेंट में अब, बल्कि सिरसा शहर, सिरसा जिला में 5 सीटें हैं, मुकाबला इनेलो कर रही है, बीजेपी नहीं कर रही है। तो वहां जो है कांग्रेस भारी है। हिसार पार्लियामेंट में 10-15 दिन पहले तक ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस स्वीप करेगी, 7 सीटें भी ले सकती है, 8 भी ले सकती है, लेकिन अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि उचाड़ा में मुकाबला हो गया, बरवाला में मुकाबला हो गया। तो अब वहां पे कांग्रेस बेशक बीजेपी से 1 सीट ज्यादा रहे, लेकिन स्वीप नहीं कर रही है। ऐसे ही करनाल पार्लियामेंट में बीजेपी का जोर है, अंबाला पार्लियामेंट में और कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट में कांग्रेस 19 नहीं है, 21 है। इस तरह चुनाव ना क्षेत्र वाइज हो गया है, तो इसको एकदम एडजस्ट कैलकुलेट करना ठीक नहीं है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि आज अगर वोट पड़ते हैं 5 तारीख की बजाय, तो कांग्रेस 21 है, बीजेपी पीछे है, पर धीरे धीरे वो उसको पकड़ने की कोशिश कर रही। जी प्रेम जी, आप इस पर क्या कहेंगे? ये जो इन्होंने राजपूत जी ने एक टिप्पणी मांगी है आप लोगों से। देखिए, मैं यही बात जो विनोद जी कह रहे हैं, पार्लियामेंट वाइज और रीजन वाइज अलग अलग समीकरण है। आप अगर अम्बाला का की समीक्षा करते हैं तो अलग परिणाम है, अगर करनाल की समीक्षा करते हैं अलग परिणाम है, और भिवानी की जब आप बात करते हो तो बिल्कुल अलग परिणाम है। भिवानी जैसा जिसको जाट लैंड का हिस्सा माना जाता है, उस संसदीय क्षेत्र में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, जिसे कांग्रेस का गढ़ कहा जाना चाहिए था। और उसी तरह से रोहतक और सोनीपत पार्लियामेंट में, खासतौर से सोनीपत पार्लियामेंट में इस बार वो स्थिति बिल्कुल बदली हुई है। वहाँ आप अगर सीट वाइज आप करेंगे तो बहुत कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। मैं मेहता जी की एक बात से सहमत नहीं हुआ कि करनाल पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी आगे। करनाल भारतीय जनता पार्टी आगे नहीं है, करनाल में भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस 1 सीट आगे आज के दिन नजर आती है, और कहीं ना कहीं उनके आकलन में कमी रही होगी, या तो करनाल जिले में इस बार भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। पानीपत जिले में उसने स्थिति को संभाला है, और हो सकता है वहां 2 का 3 हो जाए। नहीं विनोद जी, नहीं प्रेम जी, आपने पानीपत और करनाल को अलग कर दिया। मैंने पार्लियामेंट का नहीं कह रहा हूँ नंबर 1 नहीं, आपने कहा ना पानीपत में सुधारा है और करनाल में बिगड़ा है, ये कहा ना आपने। तो मैंने इसको पूरे पार्लियामेंट 9 की 9 ली है, आपने 4 और 5 को लिया है। हो सकता है करनाल में 1 सीट ज्यादा हो, लेकिन पानीपत में बीजेपी की सीट बढ़ रही, तो हमने इसको पार्लियामेंट पे। दूसरी बात ये है, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं इस बात से बड़ा हैरान हूं कि जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो मेरे पास सबसे ज्यादा फोन करनाल से आते थे कि भाई मनोहर लाल चुनाव हार रहा है। ठीक है, हम करनाल शहर में थोड़ा बहुत गए भी, थोड़ा बहुत सर्वे भी किया, तो हमको लगा भी यहाँ एंटी इनकम्बेंसी तो है, और हम लोग ये मान के चलते थे भी जीत तो जाएगा, लेकिन ये 50,000, 60,000, 70,000 से चुनाव जीतेगा। बंदा जीत गया 2,37,000 से। अब वो वोट कहां से आए? एक दिक्कत हरियाणा, देखिए एक दिक्कत हरियाणा में और हो रही है, जो रिजल्ट आएंगे तो वो चौंकाएंगे। एक पक्ष है वो बड़ी जोर से आवाज मार रहा है, जीत गए जीत गए जीत गए। एक पक्ष है जो चुप करके देख रहा है।
जो चुप करके देख रहा है उसके वोटों को कैलकुलेट करने से चूकना नहीं चाहिए। अगर उसके वोट को कैलकुलेट नहीं करोगे तो नतीजे जो बोले जा रहे हैं वो नहीं होंगे। उसके वोट को भी सर कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर इसमें एक टिप्पणी जो है एक व्यक्ति ने कही कि मैं जो मैं कांग्रेस का वोटर आपके है वो आपके हेलीकॉप्टर की दर्शक तरह है, झरझराता हुआ आता है, दिखता है कि कोई हेलीकॉप्टर आया, और बीजेपी का वोट जो है वो पनडुब्बी की तरह है, पानी के नीचे आराम से चलता रहता है, जब ऊपर आता है तभी पता चलता है कि क्या है। तो मुझे लगता है कि ये फैक्टर बहुत काम कर रहा है, और इस फैक्टर को अगर जातीय समीकरणों में भी देखा जाए तो ये साफ नजर आता है। खैर, प्रेम जी आप कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा था कि अभी मेहता जी बता रहे थे कि करनाल संसदीय क्षेत्र में कहीं ना कहीं मनोहर लाल जी के पक्ष में परिणाम आया। मैं ये कहता हूँ कि वो परिणाम बहुत अच्छा नहीं था। वो प्रदेश के 9.5 वर्ष तक मुख्यमंत्री थे और 6.25 लाख की लीड को वो 2.25 लाख या 2.5 लाख के नीचे ले आए। तो मैं फिर तो मैं बीजेपी उसको की 300-350 सीटें आ जाती ना सर। 240 इसीलिए तो नहीं नहीं आई कि नहीं कुछ नहीं ना कुछ नहीं एंटी आप इनकमबेंसी कमल जी फैक्टर था। कमल जी कमल जी सबसे ज्यादा मार्जिन लोकसभा के परिणाम में अगर देखेंगे पानीपत शहर से था, और इस बार पानीपत की स्थिति बिल्कुल सर वो उसके पुरानी बात विपरीत हो है। गई, हम लोग आप हमेशा वो करें। जैसे नहीं, करनाल की सुनिए सीट पर भी आप सुनिए बताएं। सर मैं चलिए एक मिनट में 5 सीटों का वो देता हूं। करनाल की 5 सीटों में नीलोखेड़ी फाइट में बताई जा रही है। इंद्री में बीजेपी को टिल्ट बताया जाता है, करनाल में कांग्रेस को टिल्ट बताया जा रहा है, घरौंडा और असंध में भी दोनों में फाइट है। तो कहां पर बीजेपी डाउन देखिए है? परिणाम परिणाम तो 8 तारीख को आएगा। भारतीय जी जनता पार्टी को अगर एज है तो वो नीलोखेड़ी की सीट पे है, बाकी चारों पे कांग्रेस आगे है, बढ़त में है। इस बात को आप अगर ग्राउंड पे दोबारा सर्वे करा रहे तो ज्यादा अच्छा होगा। चलो चार जी चार हो गई ना, हम इस पे वो नहीं करते। मैं एक बात और बता देता हूँ कि बहुत लोग ना, जैसे कहा जा रहा है कि पानीपत करनाल में पिछली दफा 6.5 लाख का वो था, लीड थी, जी जी और वो घट के 2 लाख 2.5 लाख हो गई। ये हर चुनाव अलग तासीर से आता है। बहुत कम लोगों को याद होगा कि हाजीपुर बिहार से रामविलास पासवान 7 लाख वोटों से जीते थे, और जी पूरे जनता हिंदुस्तान पार्टी में के तहलका खिलाफ। मच गया था। उस वक्त 7 लाख का रिवाज नहीं होता था कि जी सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाला सांसद रामविलास पासवान। जी जी और 2009 में वो अपनी सीट से भी चुनाव हार गए, हाजीपुर से चुनाव हार गए। और उस वक्त जी में टोटल टीवी में शो करता था, और कांग्रेस को ये लगता था कि हमको 160 सीटें आ रही हैं, जबकि टोटल टीवी का सर्वे था कि कांग्रेस 200 प्लस जा रही। तो कांग्रेस जी के लोग सीट मैनेजमेंट के लिए अपने पार्टनर्स के यहाँ, यूपीए पार्टनर्स के यहाँ चक्कर काट रहे थे। रामविलास पासवान के जी यहाँ भी सोनिया गांधी को लेके चले गए कांग्रेस के लोग, जेडी जनार्दन द्विवेदी थे उस वक्त। उस वक्त मैंने अपने जी टीवी शो में कहा था, जो खुद अपनी सीट हार रहा है, एक सीट उसको आ नहीं रही, और ये इतने बावड़े हैं कांग्रेसी, सोनिया गांधी को उसके घर में चक्कर कटवा रहे हैं। तीन दिन जी बाद रिजल्ट आ गया, रामविलास पासवान खुद भी हार गए और उनके जितने टिकटार्थी थे सारे हार गए, वो पार्टी जीरो हो गई। तो ये जी कहना कि यार पिछली बार का भाई खाता तो 6.5 लाख का, इस बार 2.5 लाख का है। इस बार आवाज इतनी स्ट्रांग थी कि हम 50,000 और लाख के बीच में लग रहा था कि यार मुश्किल से 50,000 से जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है। लाउड बहुत था जिससे बात करो सीधा ही गर्दन पे पड़ता था, बोला मनोहर लाल हारेगा। चलो हमारी एजेंसी है, सर्वे करते हैं, थोड़ा सही कैलकुलेशन की कोशिश करते हैं, तो हम भी गए, हम भी उस आवाज से प्रभावित हुए। यार जी हमने भी सोच लिया कि ये तो 50,000 लाख से हारेगा, और जब गिनती शुरू हुई मैंने कहा यार ये 2 लाख हो गए, अब तो बंद हो जा। वो 2,37,000 पे बंद हुआ। तो कहां से आए जी वोट? मैं उन्हीं वोटों जी की तरफ इशारा कर रहा हूँ। विधानसभा में जो वोट पड़ने, मैं उन्हीं वोटों की तरफ इशारा कर रहा हूँ। जो लाख की जीत वाला बंदा अगर 2.25 लाख से जीत रहा है, तो कुछ वोट ऐसा है जो भूलता नहीं है, जो सिर्फ जाके अपना काम करता है। जी जी। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। आपने एक बार पूरे हरियाणा का फिर जायजा लिया, हमारे विशेषज्ञों ने आपको फिर एक आइडिया बताया कि चुनाव किस तरफ जा रहा है। खासतौर से मध्य हरियाणा का जो चुनाव है उस पर नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि ये वही बेल्ट है जहां से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है बड़े मार्जिन से निकलते हैं, और लोकसभा में भी बड़े सीटें यहाँ पर उन्होंने जीती थी। कांग्रेस ने सिरसा ले लें, हिसार ले लें, रोहतक ले लें, सोनीपत ले लें, ये चारों सीटें ऐसी थी कि जहां पर कांग्रेस बड़े मार्जिन से निकली थी। लेकिन
हवा का रुख कुछ कुछ बदला हुआ है, ऐसा हमारे विशेषज्ञों का कहना है। कल फिर कंपटीशन जुड़ेंगे बदला, आपके हवा साथ। नहीं नहीं है। कमल जी, हवा नहीं, आप हवा नहीं कंपटीशन बदली, बदल, कंपटीशन चेंज हो कंपटीशन रहा है, बदल, कंपटीशन चेंज हो रहा है। हवा नहीं बदल कंपटीशन हवा नहीं चेंज हो बदल रहा रही। अगर हवा जी। बदल गई होती तो मैं बोल देता हवा बदल गई। हवा बदलने का मतलब तो हवा ये है नहीं कि बदली पलटा किसी लग, तरह से। कंपटीशन हवा चेंज नहीं हो बदली रहा है। है। आप अपने शब्दों को मेरे ख्याल से घुमा के कहाँ ले जाते हो ये नहीं समझ में आता। हमने ये कहा है कि कुछ सीटों पे ये मुझे समझ में कंपटीशन नहीं चेंज आता है। कि आप वो हवा नहीं ये बदल मुझे जाती। समझ में कुछ नहीं सीटों आता से प्रेम जी कि आपने आप चार इतने साढ़े नाराज चार क्यों रहते हैं। 4.5 पॉलिटिक्स सीटें में जर्नलिस्ट के कुछ शब्द होते हैं, वो नहीं। बोले जाते हैं, आप नाराज हो जनता की जाते हो। राय ले रहे अब चलो हो। हम कंपटीशन INLD चेंज हो को रहा है। कैसे अब वो जीता। सच बताना चलिए, भी हमारी जिम्मेवारी है। कंपटीशन चेंज, जी जी जी। सच ही बता रहे हैं। जो कंपटीशन है वो उसमें कुछ बदलाव आ रहा है। कुछ सीटें जो पहले कांग्रेस आगे बताई जा रही थी वहां बीजेपी हो गई है, जहां बीजेपी बताई जा रही थी वहां कांग्रेस हो गई है। तो अलग अलग हिस्सों में अलग अलग परिस्थितियां हैं। तो कल फिर मिलेंगे साथियों। हमारा शो पसंद आया हो तो उसे पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे शो को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को प्रेषित कीजिए, बांटिए उनके साथ, ताकि हरियाणा की एक साफ छवि आपके पास निखर कर आए। हमारे यहाँ मोटे तौर पर अनबायस्ड जो हैं मेहमान हैं, और जैसा कि एक सज्जन ने आज बताया भी कि सारे शो अगर देखें यूट्यूब के दूसरे तो कांग्रेस की स्वीप नजर आ रही है। तो अगर उस चीज से बचना हो और हर सीट पर सही स्थिति जाननी हो तो कृपया हमारे साथ जुड़िए। नमस्कार। आप सभी मेहमानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े, और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।